मार्च 1990 का दिन बिहार की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी दिन लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उससे पहले जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। 1990 से लेकर 2025 तक यानी पिछले 35 सालों में बिहार की सियासत काफी बदली है। कांग्रेस ने लगातार बिहार की सियासत में शासन किया और उसके खाते में एक उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी उसके पास लिस्ट है। लेकिन अतीत कुछ और होता है, वर्तमान कुछ और होता है और वर्तमान में ही हर पार्टी को जीना होता है। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि बिहार कांग्रेस की चुनौती क्या है, बिहार कांग्रेस का वो भविष्य क्या देखते हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस के काफी दावेदार हैं, सीट के काफी दावेदार रोजाना सदाकत आश्रम आ रहे हैं। किस तरीके से जो अल्लावरू जी को जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे वो कितना खरा उतर पाएंगे, सीधे हम जुड़ते हैं। कृष्णा अल्लावरू जी से बात करते हैं। अल्लावरू जी, आपके पास व्यस्त समय रहता है, सबसे पहले समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सर, हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि 35 साल का सूखा है। 1990 से लेकर 2025 तक का कांग्रेस ने लगातार बिहार को मुख्यमंत्री दिए हैं। अब आपको फरवरी 2025 में बिहार का प्रभारी बनाया गया है। राहुल गांधी की आपसे अपेक्षा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अपेक्षा है, पार्टी की अपेक्षा है। सबसे पहला सवाल ये है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनौती है कांग्रेस के सामने? ये कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि कम समय में बिहार की जनता की विश्वास हम जीते और गठबंधन में हम अपने ताकत को खुद पहले बढ़ाएं ताकि गठबंधन को ताकत मिले और हर दल को हमारे ताकत से फ़ायदा हो और बाकी दलों के ताकत से हमें फ़ायदा। तो ये समय की कमी है, तो इसलिए थोड़ी चुनौती बढ़ी है। सर, चुनौती बड़ी है। फरवरी 2025 में आप बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने। इससे पहले बिहार में जो भी प्रभारी बनते थे तो उनकी मुलाकात लालू यादव से होती थी। हालांकि पार्टी के लोग कहते हैं कि कट से मुलाकात होती थी। आपके जो प्रभारी होते थे वो लालू यादव से मुलाकात करने के लिए जाते थे, आप लोग का एक कोऑर्डिनेशन होता था। इस बार चूंकि लालू यादव के साथ आप लोग हैं या फिर लालू जी आप लोग के साथ हैं, मुलाकात कोई अब तक हुई है उनके आवास पे जाके आप लोगों की? जी, गठबंधन की बातचीत में जब भी जाते हैं, बैठकों में जब भी जाते हैं, तो आरजेडी के लीडर्स तेजस्वी यादव जी के साथ बातचीत होती है। मैं जब पहली बार आया था तो जैसे मैंने कहा कि प्राथमिकता ये थी कि कांग्रेस को पहले हम मजबूत करें जी, क्योंकि जब तक हम खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो किसी भी गठबंधन में जाके हम गठबंधन को मजबूती नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मिलना है नहीं मिलना है, प्राथमिकता ये थी कि पहले हम खड़े हों, अपने पैरों पे चलने लगे, शायद दौड़ने लगे, तब जाके हम गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान खुद के लिए भी कर सकते हैं, गठबंधन के लिए भी कर सकते हैं और बिहार के लिए भी कर सकते हैं। 6 महीने में बिहार कांग्रेस में क्या बदलाव आया है, क्या तब्दीली देखते हैं? क्या पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, इनसे कितना सहयोग मिल रहा है, कितनी तब्दीलियां आप ला पाए हैं? जी, संगठन में सहयोग हर तरीके से मिल रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर पुराने से पुराने कार्यकर्ता से लेकर नए लोग जुड़ रहे हैं और बड़े नेता जो हैं वो भी अपना योगदान कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश स्तर पे भी ज़्यादा सक्रिय हुई है, सदन में भी हमारी सक्रियता बढ़ी है और ज़मीन पे भी, सड़क पे भी और गांव गली में भी हमारे कार्यकर्ता वोटरों के बीच, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपना मेहनत और प्रयास कर रहे हैं और मिलजुल के कर रहे हैं, एज अ टीम काम कर रहे हैं। आपने कई कार्यक्रम लॉन्च किए हैं पिछले 6 महीने में, जैसे हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम है, सैनिटरी पैड की जो मशीन 2 जगह बनाई गई थी उसका भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ताकि एक सफाई का भी संदेश जा सके और दूसरा जो है महिलाओं को भी, महिला वोटर्स के प्रति भी आप लोग का झुकाव बढ़े, जो महिलाएं वोटर्स हैं। आगे बिल्कुल चुनाव नज़दीक है, नॉक द डोर है, 2 महीने हैं, अक्टूबर, उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। किस रूप में देख रहे हैं
क्या हर बार आपकी पार्टी, आपके अलायंस के लोग ये कहते हैं कि इस बार जीतेंगे, इस बार पूरा एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ? आपको लगता है कि इस कुछ आप लोगों को सेंस हो रहा है? आप कर्नाटक के थे, हमें याद है कि 10 मई 2023 को जब वोटिंग खत्म हुई थी तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनका चेहरा लोगों के सामने आ गया था, मान लिया गया था कि भाजपा की एक तरीके से हार होने जा रही है। आप कर्नाटक से हैं, संगठन को काफ़ी मजबूती से आप रखते हैं, इस बार आप लोग ऐसा कुछ सेंस कर पा रहे हैं कि बिहार में बदलाव की लहर है महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में? जी बिल्कुल, हमें विश्वास है कि बिहार में विपक्ष को मौका देने का मन है। जनता को लगता है कि पिछले 10-11 साल में डबल इंजन की सरकार और उससे पहले 20 साल तक नीतीश जी की सरकार में जो भी करना था वो बिहार को ज़्यादा बदल नहीं पाया, बिहार का विकास नहीं कर पाया, बिहार में रोज़गार कमाई बढ़ नहीं पाई, शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाया, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी बिहार गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में मिलकर हम बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन और बेहतर एजेंडा और विजन लेके आए। हमारे प्रोग्राम के तहत बिहार में कमाई हर बिहारी के लिए कैसे बढ़े, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, सामाजिक न्याय कैसे ज़्यादा मजबूत हो, इन सब को लेके हमने एक बेहतर बिहार का एजेंडा और विजन हमने बनाया है। और इसकी बुनियादी रूप में यह है कि जो आज बिहार में बिगड़ी हुई कानूनी व्यवस्था है, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको सुधारना इसकी बुनियाद है। क्योंकि जब तक ये सुधरेगा नहीं, बिहार में उद्योग नहीं आएगा, निवेश नहीं आएगा, नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, कमाई नहीं बढ़ेगी। और जब तक ये नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा, बिहारियों का विकास नहीं। तो हमारा जो बेहतर बिहार का एजेंडा है वो इन सब चीज़ों को साथ में सुधारने का एजेंडा है, विजन है, जिससे हर आम बिहारी और बिहार का बेहतरी होगा। नहीं, ठीक है, आपने कहा कि आपके पास कुछ खाका है, प्लानिंग है, सब कुछ ये है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जितने भी मुद्दे आपकी तरफ से उठाए गए थे जनता के बीच में जाने का, उन मुद्दों को खत्म कर दिया एक तरीके से, सारी घोषणाएं कर दी है, जैसे बिजली फ्री देने की बात है, महिलाओं के लिए आप लोगों ने कई तरह की बातें की थी, अनाउंसमेंट करने की बात कही थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल गई है। अब आप कुछ नया लेकर आने जा रहे हैं जनता के बीच में, या फिर उसमें उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे? ये पहली बार तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ये काम कर रहे हैं। नीतीश वाकई ही मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा है, उनका नाम है, लेकिन जो काम हो रहा है बिहार में, सरकार में, प्रशासन में, पुलिस में, वो सीधा सीधा बीजेपी दिल्ली में बैठकर बिहार की सरकार चला रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि योजनाओं की घोषणा हुई है, तो एक तरीके से हमारा एजेंडा हमसे ले लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फर्क क्या है कि हमारी सरकार अगर बनती है जी, तो जिस दिन से बनती है उस दिन से इन योजनाओं पे काम शुरू हो जाएगा और जनता को इनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 5 साल और 60 महीने इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इन्होंने जो घोषणा की, इनकी सरकार बनने से शुरू नहीं किया, ये चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव से 30 दिन पहले, 60 दिन पहले घोषणा कर कर जनता को थोड़ी बहुत लालच देकर या थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाकर चुनाव के बाद दोबारा ये घोषणा बंद होने वाली है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, बाकी प्रदेशों में भी बीजेपी ने ये किया है। कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन जब योजना लाती है या वादे करती है तो ये सरकार बनने के बाद से ही शुरू करती है, और हर प्रदेश में हमने ये करके दिखाया है, बिहार में भी हम ये करके दिखाएंगे। नहीं, ठीक है, आपने जो कहा हम मानते हैं उस बात को, लेकिन पड़ोसी राज्य है झारखंड, जहां पर आपकी सरकार है, और इससे पहले भी हेमंत सोरेन के गठबंधन में जो शामिल दल थे उसमें आपकी पार्टी भी थी,
लेकिन उस समय जो 5 साल सरकार चली, उस समय कुछ अनाउंसमेंट ऐसे नहीं हुए थे जो इस बार हुए हैं। जैसे मैया सम्मान योजना, वो शुरुआत हुई उसकी, और वो भी जब चुनाव का वक्त था उसी आसपास में इर्द गिर्द में हुआ था। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट आप लोगों की तरफ से कांग्रेस ने अलग से किया था, 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा, अब तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार बने हुए काफी वक्त गुजर गए हैं, तो आपने भी तो वही किया ना, चुनाव से पहले आपने मैया सम्मान योजना झारखंड में लाई थी। देखिए, झारखंड में जो हमने वादे किए जी, हमने चुनाव के बाद भी किए। मैया सम्मान योजना बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी किया चुनाव से पहले, महाराष्ट्र में भी किया चुनाव से पहले, और झारखंड में हमने किया। झारखंड में हम अभी भी मैया योजना उसी मजबूती से चला रहे हैं जितना चुनाव से पहले चला रहे थे। आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के महिलाओं से जाके पूछ लीजिए कि वहां पे क्या हाल है। चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद भाजपा ने किया कुछ और। कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पे आप जाकर देख लीजिए कि जो महिलाओं के वादे हमने किए थे चुनाव से पहले, सरकार बनने के बाद वो लगातार चल रही है कि नहीं। तो फर्क ये है कि हम जो वादे करते हैं वो सिर्फ चुनाव के समय पे चलाकर उसके बाद कम या बंद नहीं कर देते हैं, उसको मजबूती से चलाते हैं। कुछ योजनाओं को शुरू करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम चुनाव के 60 दिन पहले नहीं शुरू करते हैं आमतौर पर, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और भी सवाल ये ले लेते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा होंगे, ये क्लियर हो चुका है। अब तक कंफ्यूजन की स्थिति है कि महागठबंधन का चेहरा कौन। तेजस्वी यादव लीड करते हुए दिख रहे हैं, और आप लोग भी, या आपके जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कई बार बयान दिया था कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन आपके तरफ से मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्या कुछ अंदर खाने कुछ ऐसा है क्या कि बाद में चल करके तेजस्वी के बदले कोई और भी हो सकता है? देखिए, पहली बात तो एनडीए में ये क्लैरिटी नहीं है कि नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे। अमित शाह जी ने स्पष्ट तरीके से एक बार नहीं बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे जी। और मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री सिर्फ चेहरे पे हैं, नाम पे हैं। उनके पास मुख्यमंत्री की ताकत, अधिकार, पावर उनसे ले ली गई हैं और दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। पहली बात ये। तो एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन, वो बड़ा सवाल है। दूसरी बात, हमारे गठबंधन में ये तय हो गया है कि गठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो सारे फैसले मिलजुल के लेगी, और उस कमेटी ने फैसला किया है कि तेजस्वी मुखिया होंगे। वक्त आने पर, चुनाव से पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है, गठबंधन मिलकर तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। घोषित चुनाव से पहले करना है या चुनाव से बाद करना है, जब भी निर्णय होगा वो हम घोषित करेंगे। लेकिन हमारा फोकस ये है कि बिहार और बिहारियों के लिए जी गठबंधन की तरफ से क्या रोड मैप है, क्या विजन है, क्या एजेंडा है। क्योंकि हम चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, हमारी सरकार बनेगी तो उसका समाधान क्या होगा, ये हमारा एजेंडा है। क्योंकि जब तक जनता को अपनी समस्याओं का समाधान दिख नहीं रहा है तो वो किसी को भी वोट करके उनको क्या मिलेगा। तो मुख्यतः प्राथमिकता हमारी ये है कि जो आज बिहार में जनता की समस्याएं हैं उसके लिए हम समाधान लेके आए हैं, उस समाधान को जनता के बीच में लेके जाएंगे। चाहे वो कमाई का मसला हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, दवाई का हो, सामाजिक न्याय का हो, या बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था। तो ये हमारा बिहार का एजेंडा है, हमारा गुलदस्ता है, जो बिहार के लोगों को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं जी। और उसके आधार पे हम उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am Ikfai. Belief called I. Welcome to the Eye. The Ikfai. सीटों पर कुछ क्लैरिटी आई है क्या कि राजद कितनी सीटों पर, कांग्रेस कितनी सीटों पर, और नहीं आई है तो फिर कब तक क्लैरिटी आएगी? बातचीत चल रही है और काफ़ी राउंड्स हो चुके हैं और काफ़ी सीटों पे क्लैरिटी आ चुकी है। कुछ सीटें बची हैं, जैसे ही पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा आपको बता दी जाएंगे। लेकिन 2020 से ज़्यादा या 2020 से कम या 2015 में भी अलग अलग, 2015 में 2020 में इन सब में अंतर है सीटों में। परिस्थितियां जैसे 2015 में नीतीश कुमार साथ थे तब 41 के आसपास से 43 सीट पर आपने चुनाव लड़ा था। 2020 में 70 के आसपास में सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2025 है, उससे बढ़ने जा रहे हैं कि घटने वाली है स्थिति? चूंकि गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल हो गए हैं फिलहाल। सीधी सी बात यह है जी कि जब गठबंधन में नए दल जुड़ते हैं तो हर एक गठबंधन के दल को कुछ सीटें रखनी पड़ेंगी जिससे नए दलों का एडजस्टमेंट हो पाए। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो वही अप्लाई करता है, चाहे वो एनडीए में अगर चिराग पासवान को आज एडजस्ट करना है उनको, तो हर एक दल को अपने अपने कोटे से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये तो जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी ये क्लैरिटी होता जाए। तो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति है ना, तनातनी की स्थिति नहीं है ना कि कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, आप अपने कोटे से छोड़िए, चूंकि आप पहले से ज्यादा लड़ रहे हैं। नहीं, गठबंधन का धर्म है जी कि गठबंधन के मजबूत करने के लिए अगर हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े तो हर किसी को करना पड़ेगा। गठबंधन को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक दल से हम उम्मीद करेंगे या दो दलों से हम उम्मीद करेंगे कि वो सैक्रिफाइस करें तो वो शायद हेल्दी नहीं रहेगा। तो अभी तक जितनी बातें हुई हैं
ये पॉजिटिव हुई है, कंस्ट्रक्टिव हुई है और कोई मनमुटाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अच्छा ठीक है, आज की तारीख में महागठबंधन का जो स्वरूप है, जितने दल हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि लहर है, आप लोग की सरकार को हटाना चाह रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो परिस्थितियां देख करके ऐन वक्त पर कई छोटे मोटे दल हैं जो पाला बदलते हैं। आपको लगता है कि महागठबंधन में एनडीए में जो शामिल दल हैं उनमें से एक दो दल से बातचीत हो रही है, या वो लोग इंटरेस्टेड हैं आने के लिए कुछ अंदर खाने? देखिए, राजनीति है जी, हर दल मेरे ख्याल से या कुछ दल जी, दोनों साइड से बात कर रहे हैं जी, और दोनों साइड उन दलों से बात कर रहे हैं। वक्त बताएगा कि कौन सा दल किसके साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है एनडीए में कौन सी पार्टी आपके साथ आएगी तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? चिराग पासवान की है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, फिलहाल ये तीन लोग हैं बीजेपी और जेडीयू के बाद। देखिए, हर दल में कुछ ना कुछ ताकत है जी, हम दल की ताकत से पहले जी, हम उनके विचारधारा भी समझना चाहते हैं। जी, आज मेरा मानना है कि बिहार में चुनाव दो अलायंसेस के बीच में, एक साइड अलायंस है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का, और दूसरा साइड वो अलायंस है जो दल उनके खिलाफ मुद्दों पे बिहार के और बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। तो जो भी दल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के अलायंस के खिलाफ और जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है, उनसे हम वार्तालाप करने में ओपन है। अभी तक कोई लगता है कि ऐसा दल है जो कि आप जो क्राइटेरिया जो बता रहे हैं उस पर फिट बैठता हो, एनडीए वाला कोई दल? चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। आई थिंक अब आप अगर बयानबाजी देखोगे जी, तो चिराग पासवान और कुशवाहा जी थोड़े कंफ्यूज्ड है फिलहाल। वो कभी कभी बीजेपी के पक्ष की बात करते हैं, कभी कभी उनके विरोध की बात करते हैं, कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तो उनके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता। ऑफर देंगे? ऑफर देने की बात नहीं है, मतलब आना चाहें तो आपके साथ? हाँ, अगर आना चाहेंगे तो बातचीत जरूर है। अब तक कोई बातचीत हो सकता है, हुई है? हो सकता है। चलिए, ये सारी चीजें कैमरा पे तो डिस्कस नहीं होगी। हाँ, नहीं ठीक है, वो बातचीत होनी भी चाहिए। और चुनाव में तो इधर से उधर लोग जाते ही हैं, संभावना जहां बेहतर दिखती है। एक ये सवाल है कि उम्मीदवार को लेकर के हमेशा, जैसे कि गठबंधन के जैसे मुखिया, आज की तारीख में आपने कहा भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है तेजस्वी यादव, लेकिन हमेशा हवाला दिया जाता है कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं होते हैं जिताऊ, तो फिर हम क्यों सीट दे दें, सिर्फ इसलिए कि आप गठबंधन में हैं। इस बार लगता है कि आपने वो जो कमी है वो पूरी की है, बेहतर उम्मीदवार तलाशे हैं और तराशे भी हैं? पूरा प्रयास है और हमें विश्वास है कि इस बार हमारे पास अच्छे उम्मीदवार भी होंगे और इस बार पहले से ज़्यादा रिजल्ट भी लेके आएंगे। शर्त यह है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता तरीके से करे। अभी तक हमें इसका विश्वास नहीं हो रहा है, और खासकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बिहार में शुरू की है, इससे हमारी चिंता कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग और बीजेपी की जो बंद कमरे में सांठगांठ थी, उसके खिलाफ सवाल उठाया था। सवाल ये था कि आप दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में 5 महीने में उतने वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जितने 5 साल में नहीं जोड़ पाए। पहला सवाल ये प्रमाण के साथ। जवाब नहीं, प्रमाण नहीं। जो हमने बोला था कि आपने जो महाराष्ट्र में बोला था कि 5 बजे के बाद वोटिंग बहुत बड़ी लेवल पे हुई, वोटिंग परसेंटेज, तो हमने कहा इसका सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया, जवाब नहीं दिया। फिर हमने कल कर्नाटक के बारे में हमने बड़ी खुलासा की, प्रमाण के साथ किया, डिटेल के साथ किया, उस पर भी कोई जवाब नहीं। अगर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, तो चुनाव
और चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र पे बड़ा हमला हो रहा है। उदाहरण के लिए बिहार में 2020 में जी सिर्फ 15,000 से कम वोटों का फर्क था सरकार और विपक्ष के बीच में। बिल्कुल। हरियाणा में 22,000-22,500 वोटों का फर्क है। अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की घपला हो रही है, चोरी हो रही है, स्कैम हो रहा है, तो विपक्ष का अधिकार बनता है कि सवाल पूछे और इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि वो जवाब दे। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं भाई हमारी 2 सिंपल मांगे, जी वोटर लिस्ट को आप प्रकाशित करते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी विपक्ष को भी दो, निष्पक्ष लोगों को भी दो, ताकि जो धांधलियां हैं, जो कमियां हैं, हम बता सकें, आप सुधार सको। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? नहीं, हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। मतलब कुछ तो गड़बड़ है और बड़ी लेवल पे है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं? जो सीसीटीवी फुटेज है वोटिंग प्रतिशत की अचानक बढ़ने की, वो रिलीज करो। अगर वाकई बड़ा है तो रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं बड़ा है और गलती हुआ है तो आप नहीं रिलीज करोगे। ठीक है, थोड़ा सा रोकेंगे, लेकिन बीजेपी या फिर जो आपके एंटी पार्टियां हैं उनका यही कहना होता है कि भाई आप लोग मीडिया में तो खुलासा कर रहे हैं, इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जो फोरम है वहां पर आप नहीं जा रहे हैं। शिकायत तो इसी कह रहा है कि शिकायत ही नहीं दे, मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो ये वोटिंग का या फर्जीवाड़े की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जहां आप हारते हैं वहीं क्यों? झारखंड में तो आपने चुनाव जीता है ना, तो फिर वहां भी तो इस तरीके से हो सकता था। तो पहले सवाल का जवाब ये है जी कि ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव आयोग के सामने आवेदन नहीं किए, प्रक्रिया नहीं फॉलो किया। आज ही आया है कि हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। बता रहा हूँ जी। ना, महाराष्ट्र में जब हमने खुलासा किया था, चुनाव आयोग को एक बार नहीं कई बार लिखित में हमने बोला था जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जी कर्नाटक में भी जो बात हम कर रहे हैं, हम जनता की अदालत में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता जो है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में हुआ है, जी वो छोटे पैमाने पे बंद कमरों में हुआ है। मतलब 2 और 2 5 किया है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर। जी बिहार में जो काम चल रहा है खुलेआम चल रहा है, और वो 2 और 2 5 को सुधारने की जगह 2 और 2 को 50 करने में लगे हुए। तो हमें इस पे आपत्ति है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी धज्जियां उड़ गई। तो उस इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर से हमें कोई न्याय की उम्मीद है ही नहीं, जो दिन सुबह उठकर फर्जी डेटा रिलीज करते हैं और ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं। बिहार में जो एसआईआर में नाम चढ़े हैं वोटर लिस्ट पे, जी उस पे खुलेआम लाखों करोड़ों के संख्या में धांधली हुई। हमने उसको प्रमाण के साथ वीडियो जारी किए। जी एक भी अधिकारी पे एक्शन नहीं हुआ। जिसने खुलासा किया है उस पे कार्रवाई होती है। तो उस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद रखें? जी तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधा बड़ी लेवल पर चुनाव चोरी और वोट चोरी का सिस्टम है। और इसमें खुलेआम ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन के छोटे बड़े पदाधिकारी सब शामिल हैं। तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब तक ये प्रक्रिया है, हमें उन पे विश्वास नहीं है, हमें उनसे उम्मीद नहीं है कि वो न्याय दे पाएंगे, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। वो पक्ष बन चुके हैं, वो पार्टी बन चुके हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। नहीं, दिक्कत आ रही तो फिर चुनाव भी तो लड़ना है ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव के बहिष्कार पर भी सोचेंगे। ऐसी ही स्थिति रही तो क्या आप लोग चुनाव में जाएंगे या फिर बहिष्कार करेंगे? देखिए, अगर चूंकि ऐसी स्थिति रही तो आपने तो बता दिया कि इन जगहों स्टेट में हारे हैं, तो फिर यहाँ भी हार जाइएगा आप लोग। बात हार और जीत की नहीं है, बात है चोरी की, निष्पक्ष चुनाव की। ठीक है, पहली बात यह है कि अब हम इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जा रहे हैं। 17 तारीख से इंडिया गठबंधन के लीडर्स बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हर निर्णय, हर दरवाजा हम मिलजुल कर चर्चा कर एक निर्णय में पहुंचते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। बिहार के एसआईआर को लेकर एक चीज स्पष्ट है कि ये
बड़ी लेवल पे स्कैम है। आजाद भारत का वोटर लिस्ट और इलेक्शन प्रक्रिया पे सबसे बड़ा आक्रमण है। इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और फिलहाल के लिए ये तय हुआ है और मिलजुल कर सब पार्टियों ने, सब दलों ने, सब नेताओं ने तय किया है कि अब ये लड़ाई हम जनता की अदालत में लड़ेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि वक्त की कमी है, तो प्रीतम आखिरी दो सवाल दो सवाल अल्लाह जी ये रहेगा कि जो आपकी सिटिंग 19 विधायक हैं, क्या वो रिपीट होंगे या उसमें कुछ आप लोग फेरबदल करेंगे? देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी अपने सिटिंग विधायकों के बारे में रिपोर्ट अलग अलग जगह से ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। और जो मजबूत विधायक हैं, जो जनता के विश्वास अभी भी पा रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर हम रिपीट करेंगे। कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहाँ पे हार जीत का अंतर काफी कम रहा है, जैसे राजा पकड़ की सीट है, कुछ और ऐसी सीटें हैं। तो इन लोग ये जो सारी सीटें हैं, इन लोग इसको लेकर आप लोग की क्या सोच है? क्या वहाँ उम्मीदवार बदलेंगे या फिर ये जो सीटें हैं महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के हिस्से में जाएंगी? और इसी से जुड़ा एक और ये सवाल है कि 2020 के चुनाव में आप लोगों ने चंपारण पे चुनाव लड़ा था, बेतिया और मोतिहारी, नालंदा में चुनाव आप लोगों ने लड़ा था। ये जगह जो है बीजेपी के लिहाज से या फिर एनडीए के लिहाज से काफी मजबूत मानी जाती है। इस बार जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा, जो सीटों का बंटवारा होगा, क्या कांग्रेस ऐसी जगहों से चुनाव लड़ना चाहेगी? क्योंकि कांग्रेस के लोग खुद कहते हैं कि हमें ऐसी जगहों पे लड़ाया जाता है जहां पे हम अपेक्षाकृत कमजोर हैं। जी, पहली बात तो हर सीट पे हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार को हम सिंबल दें, चाहे वो जिस पार्टी का भी सिंबल हो। दूसरा, निश्चित तौर पर हर प्रदेश में हर गठबंधन के लिए कुछ सीटें मजबूत होती हैं, कुछ सीटें कमजोर होती हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि गठबंधन में मजबूत सीटों की भी बराबर बंटवारा हो और कमजोर सीटों की भी बराबर बंटवारा हो। किसी एक को ज्यादा फायदा और दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तब गठबंधन मजबूत रहता है और पॉजिटिव रहता है। सर, एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। 1980 से लेकर 90 के बीच में आपकी पार्टी ने 5 मुख्यमंत्री बदले, 5 मुख्यमंत्री फॉरवर्ड के थे, उसमें 4 तो सवर्ण नहीं थे। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जितनी भी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अभी भी जो आपके 19 विधायक हैं, अगर उसका एक कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 7 फॉरवर्ड हैं, 4 मुस्लिम हैं, बाकी पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इस बार सीटों में किन्हीं प्रायोरिटी मिलेगी? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है अब जिस सामाजिक विचारधारा की बात कर रही है उस पर वो पूरी तरीके से अमल कर रही है। क्या टिकटों में ये चीज दिखेगी क्या? जी, टिकटों में सबसे प्राथमिकता हम जीतने वाले उम्मीदवार को देना चाहेंगे और निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता देते हुए हम सामाजिक न्याय को भी हम लागू करना चाहेंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाह जी थे। आधे घंटे की कन्वर्सेशन में उन्होंने सारी बातें बड़ी ईमानदारी से हमारे दर्शक के सामने रखी है और अब इनके सामने एक चुनौती है। कांग्रेस का जो सूखा है और जिस तरीके से महागठबंधन का सूखा है पिछले 20 सालों से, उस सूखे को पार करना है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी दमदार तरीके से हो सके, महागठबंधन की या इंडिया ब्लॉक की सत्ता में दमदार तरीके से वापसी हो सके, इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगली सीरीज में फिर हम एक किसी बड़ी शख्सियत के साथ आप बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।